बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोगों को जैसे पता है कि हमारा एक फैमिली केसेस के हवाले से मूड कोर्ट का एक सेशन चल रहा है, जिसमें पहले बेसिकली क्या है कि हमने आप लोगों को बताना है कि फैमिली केसेस चलते कैसे, और मेन चीज़ इसमें सिर्फ बताना नहीं है, सिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक तो कुछ चीज़ें करके दिखाना, और उससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ कि आप लोग वो सब कुछ यहाँ पे आके करें। और वो कब करेंगे, कैसे करेंगे आप लोग, जब आप उसकी फाइल्स वगैरह मुकम्मल, एक तो आज जिन लोगों ने फाइल्स बनाई हैं हम उनकी फाइल्स चेक करके सिर्फ वो फाइल आगे प्रोसीड होगी जो बिल्कुल मुकम्मल होगी। जो खामियां हैं मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन सी खामी इस फाइल के अंदर मौजूद है, जो आप कल परसों तरसों जितनी जल्दी जो बंदा अपनी फाइल मुकम्मल करेगा उसका केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकायदा स्टार्ट करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे। उसके साथ एक शॉर्ट सा जो है वो आर्ग्यूमेंट का सेशन आपको सिर्फ दिखाने की हद तक कि कोई भी फैमिली केसेस जो होते हैं उसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह किस तरह होता है, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के एक शॉर्ट सा डेमो हम आपको देंगे, ताकि आपको उस चीज़ के हवाले से भी जो अंदाज़ा है वो हो जाए कि किस तरह करके वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और मज़ीद फोकस हमारा किस पे रहेगा, वो आज जो ज़्यादातर चीज़ें हमने देखनी है वो फाइल के हवाले से देखनी है। प्रोसीजर में जो ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो आपको मैंने फ़र्क पहले बता दिया था कि खुला और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में फ़र्क क्या है, वो लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया था। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, इसका जो प्रोसीजर होता है, अगर ये दावा सिंपल इतना ही हो, कंपोजिट दावा ना हो, तो इंतहाई सिंपलेस्ट दावा होता है, और वो ये होता है कि पहली ही हेयरिंग पर कंप्रोमाइज के लिए दोनों पार्टी से पूछा जाता है कि क्या आप कोई कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं या नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो हेयरिंग्स दी जाती हैं अगर पार्टीज कंप्रोमाइज का टाइम लें तो। अगर पार्टीज कंप्रोमाइज का टाइम ना लें और वाइफ सिर्फ ये कह दे कि जनाब मैं इस खामिद के साथ रहना चाहती ही नहीं, कि मैं इतनी हेट्रेड डेवलप कर चुकी हूं कि अब इसके साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, इस सिंगल एक ग्राउंड के ऊपर जो है वो खुला हो जाती है। खुला में और कोई प्रोसीडिंग एविडेंस वगैरह ये वो कुछ भी होता ही नहीं है, अगर सिर्फ खुला का दावा हो। और अगर दावा कौन सा हो, कंपोजिट हो, तो खुला उसी वक्त हो जाती है और बाकी चीजें चलती रह जाती हैं। इसमें जो बड़े ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जो प्रैक्टिकली लोग फेस करते हैं, वो क्या होता है, खुला हो गई, ये खुला उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप इसकी कापी यूनियन काउंसिल में जमा ना करवाएं और वहां से आप तलाक के मुअस्सर होने का सर्टिफिकेट ना ले लें। और माशाल्लाह हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल के अंदर मुलाजमीन इतने अच्छे हैं, कभी किसी की तलाक भी हो जाए, खुला भी हो जाए, और वो जब जाता है ना देने के लिए तो उससे कहता है मिठाई दे, पैसे तो दे दो। तलाक दर्ज करने के लिए भी किसके पैसे लिए जाते हैं, मिठाई के पैसे लिए जाते, उसके बगैर तलाक भी आपकी दर्ज नहीं होती। तो इसमें अगर आप इन टाइम उसको जाकर ना दे, तो ऐसी सूरत में जब तक तलाक मसर होने का सर्टिफिकेट ना मिले तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ ओरिजिनेट हो सकती है। तो बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। जब भी कोई ऐसा आपको तलाक वगैरह का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल जाए तो आप उसको फ़ौरन क्या करें, अपने क्लाइंट को गाइड करें कि जाए और जाकर उसको यूनियन काउंसिल में इसके इंदराज करवाएं, ताकि यूनियन काउंसिल के ज़रिए से उसको फाइनल जो है वो तलाक मसर का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद वो फीमेल कहीं और शादी कर सकती है। उससे पहले अगर वो शादी करेगी तो खामिद उसके हवाले से कोई अगर इशू क्रिएट करना चाहे तो वो इशू क्रिएट कर सकता है। बाकी प्रोसीडिंग फैमिली के हवाले से बहुत सिंपल होती है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में ये मामला जो है चलते चलाते कहाँ तक पहुँच जाता है, 8 10 10 12 12 साल तक। सेक्शन 12A फैमिली कोर्ट एक्ट जो ये कहता है कि जी आपकी जो फैमिली प्रोसीडिंग है वो 6 महीने में कंक्लूड होनी चाहिए। तो हमारे इन सेशंस का मकसद ही यही है कि हम लोग जब प्रैक्टिस में जाएं तो हम उस चीज़ को हर पेशी पे कोर्ट को बताएं कि जनाब 6 महीने का टाइम है इसमें, और इस चीज़ को 6 महीने में कंक्लूड होना चाहिए। अगर हम लोग तैयार होकर हर पेशी पे जाएंगे और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लॉ का हमें पता होगा, तो कभी भी ये जो डिले वाले मामला आते हैं वो क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। कल आपको फाइल की तैयारी के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें थी वो गाइड कर दी थी कि फ़ाइल किस तरह बनानी है। आज पहले हम ये करते हैं कि जिन जिन लोगों ने फाइल्स बनाई हैं हम उनकी फाइल्स चेक भी कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि क्या किया और क्या नहीं किया। वो कैमरे पे यहाँ पे इस पे फोकस कर दें ताकि जो है ना वो पहले फाइल्स का हम देख लें, आप लोग भी देखते रह जाए, हर बंदा अपनी अपनी फाइल लेकर आ जाए। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि ये दावा है तनसीख निकाह बर बिनाए खुला। जो दावा तनसीख निकाह बर बिनाए खुला, इसमें आमतौर पर और प्रोसीजर में भी पाकिस्तान में लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दावे होते हैं कि जहाँ पर पहले लीगल नोटिस अगर दे दिया जाए और उसको आप अपने दावे का हिस्सा बना दे तो थोड़ा सा दावा आपका क्या हो जाता है, उसमें इफेक्टिव हो जाता है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि जनाब ये दावा है आपका खुला का।
अब गलतियाँ ये ज़हन में रखते जाइएगा, वैसे जो प्रैक्टिस में जाएगा तो डेफिनेटली ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन ये तो इधर से ही अच्छा जिसमें नाम आपने चेंज कर दिया, तस्वीर भी चेंज कर दो, थोड़े से बाल लंबे कर दो इसके। अगर उसको आमना बनाया तो थोड़े से उसके बाल भी लंबे होने चाहिए। तो आईडी कार्ड हो गया। आईडी कार्ड के बाद इस पे होनी चाहिए 15 रुपीज़ की आपकी टिकट होनी चाहिए। जब तक 15 रुपीज़ की टिकट नहीं होगी फैमिली कोर्ट का जो दावा है, और अगर टिकट लगाने की यहाँ पर जगह नहीं बन रही तो लाजिम नहीं है कि आपने फ्रंट पर ही लगानी है। अगर ड्राफ्टिंग ऐसी है कि इसमें फ्रंट पे जगह नहीं बन रही तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेज के बैक में लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने टिकट को कैंसिल नहीं किया। जो भी इस दावे का टाइटल क्या है, आमना, और उसके बाद क्या है, वल्द और बनाम रियाज अली है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आमना बनाम रियाज अली, या इस तरह कोई क्रॉस कर देंगे जिससे ये पता चल जाए ये कर दिया, ठीक है आपने। टिकट को क्रॉस ना करें तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती। सबसे पहले कि 15 रुपए की इसमें टिकट होनी चाहिए। जब तक आपकी टिकट पूरी ना हो तब तक आपका दावा आगे रखने का फायदा ही कोई नहीं। अगला बंदा फाइल लेकर आ जाए, जिसकी पूरी टिकट लगी होगी वो लेकर आए। आप लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बचते कर रहे हैं। ले आए जनाब, और कोई दूसरा बंदा फाइल ले आए। आगे आ जाए, जिसकी फाइल है वो आगे आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें क्या हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया। टिकट 15 रुपए की पूरी करें, पहले किधर है, एक कप चाय पियो वो 50 रुपए का आजकल आ जाता है, तो कम से कम 15 रुपए की टिकट। दो जी टिकटें इनको, टिकटें पूरी करवाओ जितने की इधर से मिली है ना जुर्माने के साथ, वो वाली पूरी करवाओ इनकी टिकटें। टिकट किसकी पूरी है, टिकटें पूरी करें, आगे आने से पहले पहले टिकटें पूरी करके ले आए। हम्म, खत्म हो गई है। चले फिर अगर हमारी गलती है तो फिर खैर है, कल टिकटें मंगवाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें आपने क्या लगा दिया, ये हो गया दावा आपका। दावे के बाद इसमें आपने कर दिया जनाब उसकी बयान हल्फी की सूरत में उसकी आपने वेरिफिकेशन ऑन ओथ कर दी। दस्तखत आपने कर दिए, ठीक हो गया। लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपकी आ गई, फर्द पता आ गया। अब ये जो हिस्बे आर्डर 13 कायदा 1 ज़ाब्ता दीवानी, ये फॉर्म इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, फैमिली सूट है। गलत प्रैक्टिस हम इसको यहाँ से निकालते हैं। हाँ, इसका जो फॉर्म है ना, जो कल वाला दावा मैंने दिया था आपको सॉफ्ट कॉपी वाला, फॉर्म वही रहने दो। उसके ऊपर जो रेफरेंस है वो सेक्शन 7 का देकर, जिसके अंदर ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने कौन कौन सी लिस्ट देनी है। तो एज पर सेक्शन 7 क्लॉज फलां ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964 बाकायदा उसका फॉर्म बनाकर सब के साथ वो वाले फॉर्म लगाएं। ये जो फॉर्म है ये आप ख़त्म कर दें, ठीक है। इसमें ये फॉर्म आपको बता देता है, आप होगा यही सब कुछ, लेकिन वो बाकायदा पैटर्न वाला फॉर्म होगा, वो इसमें लगा दें। उसके बाद वकालतनामा, वकालतनामे पे दस्तखत किधर है, किसी ने सीपीसी पढ़ी थी, शहर पढ़ी थी बेटा सीपीसी आपने, ऑर्डर 2 याद है, जहाँ पे हमने वकील के अपॉइंट होने की बातें की थी, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के अंदर। क्या दस्तखत के बगैर वकील अपॉइंट होता है, नहीं। तो जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं होंगे तब तक ये वकालतनामा किसी भी काम का नहीं है। इसमें निकाह नामा, ये अगर समन लगाया तो ये फिल क्यों नहीं किए, फिल होने चाहिए इसके अंदर। उसके बाद फर्द तलबाना बाद में होता है वैसे, कि जब कोर्ट दावे को एडमिट करके कहता है ठीक है जी आप फर्द तलबाना जमा करें। उसके बाद इसमें निकाह नामा, बाकी डॉक्यूमेंट्स वो कहीं ना कहीं से अरेंज करें, इनको अरेंज करके देंगे, ये खुद अरेंज करेंगे। अम्मा जी का निकाह नामा लगाओ उसमें, बाद में सुलह करवा देंगे आपके अम्मा जी और अब्बा जी की, नहीं होता तो कोई इशू नहीं है। ये ले, और दिखाएं जी अगली फाइल को, किसने बनाई है फाइल, लाइन जल्दी से, और किसके पास फाइल है। अच्छा जी, ये जो फाइल अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया सबसे पहले आपका आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद ये टिकटें, और ये तरीकाकार गलत है, ये नाम किधर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ये दोबारा इसको ड्राफ्ट करें, इसकी सॉफ्ट कापी लें, सॉफ्ट कापी लेकर इसको किधर रखें, ऊपर, और दरमियान में इतनी जगह छोड़ें ताकि बड़े आराम से उसमें टिकटें क्या है। और टिकट इस तरह नहीं साइड बाई साइड लगानी, अगर वो 7 टिकटें लगानी है 8, तो टिकट के ऊपर सिर्फ 2 रुपये नजर आए, टिकट के ऊपर टिकट भी लगाई जा सकती है। इस तरह भी हो सकता है। ये 5-5 रुपए वाली टिकटें लगाएं 3, ताकि वो क्लियर हो जाए। दस्तखत वगैरह हो गए, किसी की भी वो नहीं है, अटेस्टेशन नहीं है। कल सब की अटेस्टेशन जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है, ताकि इन लोगों को ये पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट। ओथ कमिश्नर से जितने भी आपके इसमें हलफनामे होते हैं, सारे के सारे ओथ कमिश्नर से क्या करवाए जाते हैं, अटेस्ट करवाए जाते हैं। कल वो सबके जो हलफनामे जितने भी इसमें लगे हुए हैं वो अटेस्ट करवाएं। फिर इस पुरसा आ गया जी फर्द पता, ये फार्म निकाल कर आपने कौन सा बेटा फार्म लगा देने अभी,
ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है। इसकी जगह कौन सा फॉर्म लगाना है आपने? सेक्शन 7 का फॉर्म लगा दें। ये इसके ऊपर दस्तखत नहीं है। और शुरू-शुरू में ये गलतियाँ हर बंदा करता है वहाँ पे अदालत में, जब नए-नए लोग वकील जाते हैं। इवन जब मैंने भी पहली बार वकालत जमा किया तो उसपे टिकट नहीं लगी हुई थी। तो जज साहब ने फाइल ऐसे उठाकर फेंक दी थी कि जनाब टिकट क्यों नहीं लगाई? तो इस तरह की गलतियाँ अगर आप करेंगे तो वो पहला ही आपका अगर जो उसका सामने का एक्सपोज़र है कोर्ट का वो गलत हो गया, तो फिर दोबारा बंदा कॉन्फिडेंस को जो है वो रिटेन नहीं कर सकता। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। कोई ऐसा बंदा जो कहे जी मैंने पूरी फाइल बनाई है, स्टेटमेंट कल देख लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो है वो भी लिखी होनी चाहिए। आपने लिखी है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इसमें? इसमें अक्सर जो दावे आपके बाकायदा बनते हैं ना, वो 1.5 2 2 250 सफ़े का दावा जाके मुकम्मल फाइलिंग की पोजीशन में आता है। तो अगर प्रॉपर सीखना है तो फिर प्रॉपर तरीके से चले। अगर टाइम पास करना है तो खैर है, फिर हम भी पास कर देते हैं। कौन सा है जी? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स हो गया, ठीक हो गया। ये आपका दावा आ गया। शेड्यूल ऑफ विटनेस आ गया। कल इसका वो भी करवाएं, अटेस्टेशन भी करवाएं। हाँ, ये आपकी रसीदात हो गई। इनकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह ऑर्डर 7 के फॉर्म लगा दें। ये आपने फिल कर दिया, ठीक हो गया। 3 कापियों में डिफेंडेंट कितने हैं? एक ही है, फिर ठीक हो गया। फर्द तलबाना हो गया। ये आपने क्या लगा दिया इसके अंदर? डिफेंडेंट के लिए डिफेंडेंट की कॉपी अंदर वो नहीं करते, प्लेस करते हैं। ठीक है, डिफेंडेंट की कॉपी पर आईडी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आईडी कार्ड को सिर्फ प्लेंटिफ के साथ रखें, उसमें मेन कोर्ट के, और इसको आप कोर्ट के लिए। तो ये तो फिर अगर मैं रख लूँगा तो आपके पास क्या आएगा? आपने अपनी कॉपी रखी है? कॉपी रखी है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस किधर है? वो इसमें लगाएं। एक पेज के लिए जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना, 4-5 स्टेटमेंट ऑफ विटनेस दे दें इनको। तो वो शहादत में वही बंदा उसी सेम शहादत को देगा ताकि उसको फिर आगे क्रॉस उसी के ऊपर करवा देंगे जो भी शहादत आपकी होगी। जो फैमिली दावे जितने भी होते हैं, फैमिली दावे का जो एज पर लॉ सेक्शन 7 जो रूल है वो ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो है अलोंग विद द प्लेंट ही लगा देते हैं। और अगर जज साहब वो लॉ को पढ़ के बैठे हों या डिफेंडेंट साइड लॉ को पढ़ के आई हो तो वो आपका दावा उस वक्त तक आगे नहीं चलने देते जब तक उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ना आ जाए। तो आपने कोशिश करनी कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस पहले दिन से उसके साथ आपने लगा देनी है। बाकी तकरीबन कंप्लीट। एक तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस लगाएं, दूसरा कोई नहीं, खर्चा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लेके चाय पिए, लिखने 15 लिखना नहीं है, 15 रुपए की लगानी है। नहीं लगानी है, प्रॉपर टिकट खर्चे करने हैं। 15 रुपए की इसके ऊपर टिकट लगाएं जनाब, और कल ओथ कमिश्नर की स्टैंप आ जाएगी तो उसको जो है वो क्या करें, ये जब भी कोर्ट में इस तरह की फाइल दिया करें तो उसको क्या कर दिया करें, उलट कर दिया करें। ये नाम वगैरह ये बुरा लगता है, मतलब इसकी जो बैक साइड है ना ये वाली ये यूटिलाइज कर दिया करें, ये हमेशा। बाकी ठीक है, काफी हद तक कंप्लीट है। और दिखाएं जी और किसकी फाइल है? हाँ, 5 रुपए करने से तो 5 रुपए कोई नहीं होता। और नाम को इस तरह करके कम अज कम लिखो, ये तो दावा ऐसे इधर से तुम्हारा वापस जाना चाहिए, दोबारा फ्रेश पेज निकलो। कम अज कम दावा बेटे इस तरह लिखें। एक तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, किसी अच्छी राइटिंग वाले से लिखवा लें। और उसके बाद जो ना लाइन सीधी है, इसको इस लाइन में लिखें, और फिर उसके बाद दूसरा इस लाइन में, इस तरह करके खिचड़ी बनाम ये लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो इधर मुद्दइया का नाम आता है, इधर मुद्दालिया का नाम आ जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके लिखते, ये साकना इसी के सामने यहाँ तक आ जाता है, इसको इधर पूरा इसी लाइन में पूरा कर दें, ताकि जब कोई चीज़ पेश करे तो वो क्या लगे, प्रॉपर लगे, अच्छी लगे कि आपने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पर दस्तखत वगैरह किसी के ऊपर नहीं है, इधर कोई दस्तखत नहीं है। फहरिस्त गवाहान आ गया। उसके बाद फ़र्द पता, ये फार्म इनकी ज़रूरत नहीं है। निकाहनामा मिल गया आपको। निकाहनामा ओरिजिनल कभी भी नहीं लगाते। ये ओरिजिनल निकाहनामा कहाँ से निकाला भाई? हम्म लास्ट लास्ट टाइम मैंने जो है ना ये केस इस तरह करा रहा था अपने कॉलेज में, तो 4 दावे पेश हुए और चारों ने में बेशर्मों ने क्या किया, मेरे नाम के निकाहनामे को नाक कर अंदर लगाए। और बाद में कोई मेरे घर से आया, भाई अक्सर चक्कर लगाता है, भाभी आई, भाभी ने जाकर घर वो शोर मचाया क्योंकि वो फाइलें पड़ी हुई थी कुछ, तो उसमें से निकाहनामे मैंने निकाल के साइड पे रख दिए। तो उन्होंने जाकर पूरे घर में शोर मचाया कि ये निकाहनामों का ढेर लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है। तो अभी आप जब ये फाइल्स वगैरह निकालेंगे शायद वहां से भी कोई 5 6 7 8 निकल आए इस किस्म के। इसकी कॉपी करवाओ, ये ओरिजिनल ही लगाओ, ओरिजिनल लगाते नहीं, इसकी कॉपी लगाओ, ठीक है। ये मैंने बता दी, ये जो अक्सर फार्म है ये उसके मुताबिक करते हैं इसका। ये फ़र्द तलबाना, ये इसके ऊपर आपका दस्तखत आ गया।
ये तो वकील का दस्तखत है, क्लाइंट का दस्तखत किधर है, डेट वगैरह किधर है, ये मुकम्मल फिल करें। एक एक चीज़ इसके ऊपर क्या होनी चाहिए आपकी, फिल होनी चाहिए। और बाकी चीज़ें भी इसकी पूरी करें, और पहले ये पेज चेंज करवाएं साफ। और कोई बंदा जी किसके, और फाइल किसके पास है, लाएं जनाब। ठीक है जी, आपने तस्वीर लगा दी। ये फॉर्म चेंज कर लें, डाटा ये उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, आप ये बयान हल्फी आपने दे दिया किसका, मुदैया का। बाकी गवाहों के बयान, जैसे ये बयान बनाया ना आपने, बयान हल्फी बाबत निकाह जो गवैया उसने मुदैया दी, इसी तरह के बयान बनाए उनके दो गवाहों के जिनका आपने इसमें नाम दिया, सबके जो है ना ये इसमें बयान लगे होने चाहिए। फाइल आपकी पूरी होनी चाहिए, पहले फाइल पूरी होगी तो फिर उसकी आपने क्या बनवानी है, कॉपीज बनवानी है। और कोई बता जी किसी ने फाइल पूरी की हो, जल्दी करें चेक कराएं जी, लाएं। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रख ले, वैसे जो रूल कहता है ना, जो लॉ है आपका सेक्शन 7, वो ये कहता है कि जब भी आप दावा जो देंगे ना, तो डिफेंडेंट की कॉपी जो देंगे उसके साथ तमाम एनेक्सर्स होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस में हम सिर्फ क्या करते हैं, दावे की कॉपी ही देते हैं, बाकी एनेक्सर्स वगैरह हम वहाँ पे नहीं देते। लेकिन कानून के मुताबिक ये है कि जितने आपके एनेक्सर्स हैं वो साथ होने चाहिए। ये है सीपीसी में। फैमिली में भी उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसमें फैमिली में डॉक्यूमेंट्स की बजाय उसने क्या कहा है कि डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आपने क्या करनी है, डिफेंडेंट को देनी है। यानी कि जो आपने उसमें कॉपी लगाई है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, और डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंटेड या पेश करदा डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात पेश करदा, तो आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ डिफेंडेंट की कॉपी के साथ ज़रूर लगाते हैं, ताकि उसको पता चले कि कौन सी चीज़ आपने लगाई और कौन सी चीज़ आपने नहीं लगाई। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच विद नंबर शुमार, पहली बात है ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, फ्रंट पेज नहीं बनेगा। अगर आपने इस दावे को और खूबसूरत बनाना है तो सब लोग कल इंडेक्स पेज बनाना सीखें, और हर दावे के ऊपर क्या लगा दें, इंडेक्स। वैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली कोर्ट में इंडेक्स की आदत प्रैक्टिस नहीं है, बट अगर ऐसे काम करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव एक आएगा कि यार ये बंदा वाकई अच्छा है और अच्छे तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर इंडेक्स पेज लगाएं आप। और कल भी मैंने कहा था कि A4 नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर लीगल पेज पे बेटा आपका दावा होना चाहिए। और वो क्या करते हैं जैसे वैसे कि क्या तुम, हाँ, इधर टेबल छोटी ना, तुम्हें वैसे वाला फेंकते जैसे वो फेंकते हैं यूं करके, ठीक है, तो ये यूं करके फेंकने वाला है। ये ले जाओ, इसको प्रॉपर पेज के ऊपर बना कर लाओ, ठीक है। इसको कह देना कि अभी वो बच्चों को अगर थोड़ा सा को हक दिलाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप उस तरह बने कि दुनिया में तो आपका ऑटोमेटिकली काम ठीक हो गई होगा, लेकिन आखिरत भी आपकी क्या हो जाएगी इसमें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तलाक तफवीज़ का कंसेप्ट है जो मैंने कई बार बताया, लेकिन ये वहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर आएंगे कि अगर कोई कंजुगल राइट्स का दावा है या कोई खुला या किसी भी चीज़ का दावा है जिसमें कंप्रोमाइज़ हो गया, लेकिन कंप्रोमाइज़ में वाइफ की तरफ से ये खतरा अभी भी है कि खामिद उसको मारता है, पीटता है, बिला वजह घर से निकाल देता है। और अगर वो कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन इस डर के साथ कंप्रोमाइज़ करती है कि जी मैं कंप्रोमाइज़ कर तो लूँ, लेकिन ये खामिद मुझे कल को फिर मारेगा, पीटेगा, और फिर दोबारा खुला के लिए ये सारा कुछ होगा, तो कोई मेरी सेफ साइड, तो तलाक तफवीज़ एक सेफ साइड है औरत के लिए। ये बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, और मैरिज के बाद भी किसी भी स्टेज पर, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज पे खड़े हैं शादी हो चुकी होगी, 4-5 साल गुजर गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी औरत ये क्लेम करना चाहे तलाक तफवीज़ तो वो क्लेम कर सकती है। किस लिए, फ़र्क क्या होगा वो आपको मैंने कल क्लियर कर दिया था कि इसके बाद औरत को खुला नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि वो खुद को क्या दे सकेगी, तलाक। और अगर वो खुद को तलाक देगी तो उसको हक महर वगैरह वापस नहीं। अगर वाकई खाविंद यहाँ पर ऐसा है कि जो उस मामले को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहता है, तो उसको तलाक तफवीज़ का हक जो है वो बीवी को देने में कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो वो इस चीज़ को लाजमी बात है क्या करेगा, थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि वो इस बात पर हेजिटेट करे कि जनाब ये तो ऑलरेडी ही खुला के लिए आई खड़ी है, अगर मैंने इसको तलाक तफवीज़ का हक दे दिया ना तो इसे दूसरे दिन फिर कोई ना कोई झूठ बोलना और आकर फिर क्या कर देना जनाब, तलाक तफवीज़ पे आकर इसने ये सारा कुछ कर देना। तो ये एक शॉर्ट सा जो आर्ग्यूमेंट आप लोगों को, एक जो फाइनल आर्ग्यूमेंट की सूरत में, ये हम जो इसमें दावा है बेसिकली खुला का दावा है। खुला के दावे में ना कोई लंबी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो जब कंप्रोमाइज़ फेल होता है तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं होती, कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इसमें नहीं होता। तो उसको हम एक थोड़ा सा डेमो करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाए कि ये तलाक तफवीज़ और इस तरह के जो खुला के मामलात हैं उसमें जो एक शॉर्ट सा आर्ग्यूमेंट है वो, क्योंकि खुला में आर्ग्यूमेंट इंतहाई शॉर्ट होता है। और इवन
अगर खुला में आप आर्ग्यूमेंट ना भी करें और फीमेल जो है वो अपना एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट उस साइड से आ जाए कि जनाब मैंने इसके साथ रहना है ही नहीं, मैं इस मामले पे ना तो कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, ना मैं इस पे कोई बात करना चाहती हूँ। इवन इस सिंगल चीज़ के ऊपर भी कोर्ट अगर चाहे तो वो खुला ग्रांट कर सकता है। तो बेसिकली कोई ऐसा केस आपने करना प्रेज़ेंट जो आप जिसमें कभी पेश हुए हो, ताकि वो सीन जो अदालतों में वैसे 6 महीने वाली बात होती है, लेकिन कभी भी 6 महीने में खुला भी जो है, खुला 3 महीने में होनी चाहिए, मुकदमा 6 महीने में होना चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि 3 महीने में क्या हो, खुला हो, दरमियान में कोई ना कोई ऐसा मामला आता रह जाता है। जी जनाब, आप करें स्टार्ट। जनाब ये है, मेरी क्लाइंट है, आमना इसका नाम है। तो ये इसके जो हस्बैंड आए रोज ही इसको मार पीट के घर से निकाले रखता था। हुँ, तो अब जो कि ये अपने लैदा की घर लेके किराए का, तो अपने बच्चों के साथ रह रही है वहाँ पे। इसने 6 महीने से, पिछले 6 महीने से इसने इसके हस्बैंड ने इसको निकाल दिया हुआ है घर से। तो हमने ये फाइल किया हुआ है कि एक तो खर्चा नानू नस्ता वो तो आज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का खर्चा तो रुकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, ये आए रोज बिला छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना इसका जारी रहता है। तो वो जो है ना वो इसके साथ जो नहीं रहना चाहती, बीवी जो इसके साथ रहना नहीं चाहती, वो कहती है कि मुझे ये तनसीह निकाह जो है ना वो इसका फाइनल करते हैं। इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, 3 बच्चे हैं इनके। सबसे छोटी बेटी जो है ना उसकी उम्र अभी है 1 साल है। तो बेटी की पैदाइश पे भी उन्होंने, ससुराल वालों ने बहुत एतराज किया और तन तो ताने दिए कि ये बेटी की पैदाइश क्यों हो गई है, हम लड़का ही चाहते थे। तो ये इस तरह के ये जाहिल लोग हैं, इन्हें कोई तमीज नहीं है। और तो कुछ अभी कहना इन्हें चाहेंगे? खर्चा जो है ना वो खर्चे के ये जो आप वो करें कि वो आज आज से ही इनको मतलब कि वो पेबल बने। क्या कह देंगे आप? योर ऑनर, आई एम रिप्रेजेंटिंग डिफेंडेंट मुद्दा है, कोर्ट में मौजूद है। माइक दे दो, माइक दे योर ऑनर, जो कि फैक्ट्स लर्नड काउंसिल ने कोर्ट को कन्वे किए हैं, मैं कम्प्लीटली सर इनको डिनाई करता हूँ। एज सच कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि इनको मार पीट के घर से निकाला जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। और जो इन्होंने बात की है कि जी 2017 में जो शादी को 6 साल गुजर गए, और इनका योर ऑनर जो रिलेशन था वो बहुत लव एंड अफेक्शन वाला रिलेशन था। और इनके वेडलॉक से इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े बच्चे की उम्र 4 साल है, दूसरे की 3 साल है, और आखिरी इनकी छोटी जो बच्ची है उसकी उम्र 1 साल है। और योर ऑनर जो बिहेवियर है प्लेंटिफ का, इसका फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर इनका जो बिहेवियर है वो तब्दील होता गया। उससे पहले इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, और वो इनका बिहेवियर जो चेंज हुआ है वो इनके पेरेंट्स की वजह से हुआ है। जो पार्टीज़ हैं इनके आपस के मामला शुरू से ही बहुत अच्छे थे। और इसमें जो मेरा क्लाइंट है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जी जो प्लेंटिफ है वो मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन जो इनके पेरेंट्स हैं वो, उनको ही कोई एतराज़ है जिसकी वजह से वो इसको बार बार रेजोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। जो इन्होंने बात की है कि जी मार पीट के इनको घर से निकाला जाता है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहली दफ़ा भी 3 साल पहले जब ये नाराज़ होकर अपने घर गई, तो वो एक्चुअली नाराज़ होकर नहीं गई, अपनी खुशी से रजामंदी से अपने घर गई थी, अपने मैके गई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने वहाँ से वापस आने से इनकार किया। जिसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने पर्सनली बताई कि मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन घर में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं तो मैं नहीं आ सकती अभी। तो उसमें योर ऑनर जरगा बिठाया गया, जिसमें जो ख़ानदान के बड़े लोग थे उन्होंने भी इस तरीके इस रिलेशन को बच्चों की वेलफेयर के लिए बचाने के लिए उन्होंने अच्छे तरीके से इसको सुलझाया और वो वापस आए। बाद में फिर इसी तरह 2 इंसिडेंट्स हुए, लेकिन एट दैट टाइम भी मेरा जो क्लाइंट है वो इसको वापस घर लाना चाहता है, बात करना चाहता है। और ये जो क्रुएलिटी की एलिगेशन लगा रहे हैं मार पीटने वाली, ऐसी भी कोई नहीं है, ना ही इस हद तक इनके पास कोई विटनेस है कि कभी कोई मारा हो, ये शोर शराबा हो। तो ये रॉन्गली एलिगेशंस हैं, और इसमें मेरा क्लाइंट अभी भी ये चीज़ करने को तैयार है कि वो इसको बसाएगा। और इस हद तक अगर इनको जो लास्ट इनकी रिकन्सिलिएशन हुई है उसमें भी वी आर नॉट सेटिस्फाई कि वो एक फेयर रिकन्सिलिएशन हुई, क्योंकि उसके पेरेंट्स कोर्ट में मौजूद थे और उनका इन पे प्रेशर था।
अगर इनको मौका दिया जाता है कि वो प्राइवेटली अगर एक दफ़ा आपस में बात कर लें, तो मैं ये समझता हूँ योर ऑनर कि इनका मामला हल हो सकता है, और हम हर तरह से हर श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं कि इनको आबाद किया जाए, ताकि जो बच्चों का मुस्तकबिल है, उनकी तालीम है, उनकी तरबियत है, वो अफेक्ट ना हो, और ये भी अपनी जो ज़िंदगी है वो आसान तरीके से गुजारें। जी बीबी, क्या कहती हैं आप? जाना है उसके साथ, नहीं जाना खाविंद के साथ? मुझे नहीं जाना क्या वजह सजा क्या है, क्यों नहीं जाना? जनाब, ये मुझे बहुत मारता है। हम्म, मैं बच्चों का खर्चा भी नहीं देता। खर्चे का मसला है तो ठीक है, को देख लेते हैं, खर्चा वगैरह वो दे देगा। ये ताने भी बहुत देता है, मारता भी बहुत है। मुझे नहीं जाना। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? जैसा 5 साल पहले साड़ी शादी हुई जी, मैं मजदूरी करना, 3 साढ़े बच्चे ने, सारा दिन बच्चों वास्ते मजदूरी कर करके मेरी इन्नी औकात भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना बड़ा बेटा जड़ा ना मुझे एजुकेटर स्कूल लाया। साड़ी बड़ी प्यार मुहब्बत की शादी से, लेकिन इस रिश्तेदार ने जी इन्होंने माँ है ਉਹਦਾ 2 साल पहले रोला सी, लेकिन 2 साल तो बाद उन्हें पता नहीं इन्होंने की कीता, मेरी गल मनदी है, लेकिन मेरे वास्ते हुण भी जेड़ा हुक्म कहना जी मैं आता ना, लेकिन ਅਸੀਂ आने साडे बच्चों की एक जिंदगी है। मौका दे दें आप लोगों को रिकन्सिलिएशन का। जी सर ठीक है, दे दे वो मौका भी, और अगर इनको एतराज़ नहीं है, ये वाकई अपने बीवी बच्चों को साथ रखना चाहते, तो वो जो है ना वो तलाक़ तफवीज़ का ये कर दें, जिससे ये बाउंड हो जाएगी कल को। पूछ लें आप वकील से, पर बीबी से पूछें, वो तो कहती है मैंने रहना कोई नहीं। आप तलाक तफवीज़ की बात कर रही हैं, रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती? बस उसकी तो कंडीशन सिर्फ इस वजह से वो नहीं ना रहना चाहती, हाँ ये भी, क्या मार कहती पिटाई की हो? वजह से। बस इसे कहें कि ये मुझे मारे ना और ताने भी ना दे। हाँ जी, तलाक तफवीज़ का मेरे क्या बिल्कुल कहते हैं? जेड़ी गारंटी तुसी लड़ी ले लो, मैं तलाक तफवीज़ जी वकील साहब, योर आप ऑनर इनको हम इस समझा हद दें, इनको तक पता है तलाक तफवीज़ का मतलब ये होगा कि फिर कल को खुला नहीं, वो डायरेक्ट तलाक लेगी और सारा कुछ देना दिलाना पड़ जाएगा। योर ऑनर इस हवाले से हमारी मुकम्मल बात हुई है, और क्लाइंट हर सूरत में उनको आबाद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इस मामले में सिर्फ एक श्योरिटी चाहिए कि कल को ये एक वो ड्रामा ना रचा के आ जाएं फिर घर वालों के कहने पे जी हमें तो क्योंकि राइट मिल गया है तो हम उस पर डिवोर्स लेते हैं। अगर वो आते हैं ऑनेस्टी से आते हैं, तो हम हर तरह का राइट उनको देने के लिए तैयार हैं, और जैसे वो कहेंगे वो क्लाइंट इस चीज़ को नहीं, अब सेटिस्फाई देखिए ना कि वो जो बीबी है वो बेचारी बच्चों को लेके अलग घर में शिफ्ट होके एक किराया दे रही है, सारे अखराजात अफोर्ड कर रही है, कभी कहीं से रिश्तेदारों से मांग भीग के इस हद अपने तक घर के हमें काम कोई करके वो हमारे कर इल्म रही में है। नहीं है योर ऑनर, वो अपने ही अपने वालिदैन के वालिदैन घर के घर गई रहते थी, हैं, कोई नहीं किराया और दिलाया। ऐसा जिन्होंने ना कोई किराया वो किरायानामा भी अटैच किया जिससे साबित हो कि किराए के वो मकान वो पे रह डॉक्यूमेंट रही, दे देंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको काम शम करती हैं? और इनकी नहीं जी, मैं फाइनेंशियल मजदूरी करना जी सारा किराया कहाँ से देती हो घर का? कितना किराया? 6,000 से कहाँ से देती हो? लोगों के घरों से काम करके। भाई मैं इनके जी सारे एजुकेटर मजदूर हैं बच्चा योर ऑनर, लाया वो अपना कहाँ जी, से ये अपनी वादा के घर आके सारे काम करती, मैं नहीं कभी करवाया। मतलब अभी भी आप लोगों को, मुझे तो नहीं लग रहा मामला ठीक हो रहे हैं जिस मेरे तरह वास्ते अभी जेड़ा हुक्म लड़ाइयाँ, तो घर में भी तो लड़ाइयाँ चलती रह जाएंगी, तो ये क्या? साडी आपस में कोई लड़ाई नहीं, हम्म, मैं इन्होंने आप छड़ के आया इन्होंने घर। अभी भी तो वालदैन के घर में क्यों नहीं गई तुम? वो भी नहीं रखते ना। तो फिर ये उसी भी के साथ बार-बार जाओ, ये अगर वो भी ये नहीं भी रखते तो फिर बार-बार ये ये भी इधर बार-बार जाओ। कह रहे हैं कि अपने वालिदैन के कहने पे वो नाराज़ होके आ गई, अपने वालिदैन के कहने पे अगर आई होती तो अपने वालिदैन के घर रहती, उसकी माँ उसको अपने घर में रखती। हाँ जी, वो तो वालदैन से भी वो भागी है, वो तो कहती है कि वो अपने वालदैन वाला शौहर तो की वजह मामला से ही अपने नहीं ऐसा है। ही सर कोई एविडेंस नहीं है कि ये हाँ, किराए ये के आपके मकान पे साथ रह रहे हैं, ये वालिदैन के घर ये रह रही डॉक्यूमेंट हैं, हम और पेश उनके कर देंगे भी मैं नेक्स्ट पे टाइम। जिन्होंने बात नहीं प्री प्लान बुलाएं जिनके वालदैन को बुलाएं। बाहर लाए बंदे अब भाई इन्होंने लाए कम दिन ना वो भी मौजूद थे लेकिन वो निकल गए हैं शायद। निकल गए हैं वो। हाँ तो फिर कितना खर्चा दे सकते हो महीने का? पर मेरा बच्चा स्कूल उत्थे जांदा एजुकेटर, इन्होंने तुसी रिक्वेस्ट करो मेरे नाल जाओ, मैं इन्हां दा ध्यान कर तो मजदूरी किस चीज़ की करते हो? एजुकेटर के खर्चे तुम कैसे पूरे करते हो? सरदर्दी हूँ बड़ी आजकल ठीक है इनकम दर रही। इसका बेसिक सिर्फ आपको मकसद क्या था, कुछ चीज़ें बताना थी, और मेन चीज़ है कि यहाँ पे डाइस पे आके बोलने का कॉन्फिडेंस। बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद आ जाती हैं। पहले दिन से कोई बंदा सीख कर नहीं आता। पहली प्रेजेंटेशन के हवाले से काफ़ी अच्छी एफर्ट थी इन लोगों की, लेकिन इसमें होता क्या है, वकील के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो उसका हाजिर जवाब और हाजिर दिमाग होना, कि वो पॉइंट के अंदर से पॉइंट निकाल रहा होता है। ये जब इन्होंने अपनी बहस की, तो जैसे ही ये 6 माह से घर से निकाला हुआ और किराए का घर, तो आपने अपना जो पहला आर्गुमेंट, तो उसमें आपने कोई ज़िक्र नहीं किया
कि ये वालिदैन के घर में रह रही है, या ये जो है जनाब किराया कहाँ से देती है, ऐसी बातें आपने उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आजकल तो बड़ा आसान दौर है, मोबाइल का दौर है, उसमें आप ये भी कर सकते हो जनाब ये 6 महीने से भी ये इजी पैसा का रिकॉर्ड देके हर महीने में इसको क्या करता हूँ, खर्चा भिजवा रहा हूँ, मुझे बच्चों का एहसास है, मैं बच्चों का आज भी ख्याल जो है वो कर रहा हूँ, और उसके हवाले से जो भी अमाउंट है वो मैं उसको पे करता रह जाता हूँ, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। आजकल तो आप चैट्स के हवाले दे सकते हैं, आजकल तो बड़ा आसान है आर्ग्यूमेंट करना कि उसमें आपको आजकल बच्चों को सारी खर्चा चीज़ देते कहाँ पे हैं? इस तरह के जब मैटर्स होते हैं तो बच्चों का खर्चा देते ही कहाँ पे हैं? मोस्टली देते नहीं है, लेकिन कुछ अगर इंसान के हाँ, बच्चे हों तो वो देते भी हैं, जिसको ये लेकिन एहसास दो हो ही कि परसेंट जनाब। लोग होंगे जो एहसास करेंगे अपने बच्चों का खर्चा पे करने बाकी मैक्सिमम लोग, और कभी इस कैसे किसी ऐसे केस का आप लोग हिस्सा मत बनिए कि जिसमें एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि बच्चों के जो है ना वो खर्चे को बचाने के लिए हम अपनी तरफ से हर सच झूठ, और ख़ास तौर पर मुझे इंतहाई गलीज़ हरकत लगती है वकला हज़रात की। अभी जितने भी दावे आप पढ़ेंगे, ये दावे सिर्फ हमने कॉलेज के लिए मैंने अपना नाम लिखा है, अदरवाइज मैक्सिमम दावे मेरे लिखे हुए नहीं होंगे। हर दावे में आपको एक बकवासियात का मजमुआ नज़र आएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ बकवासियात का मजमुआ नज़र आएगा? वही बातें, अगर औरत की तरफ से दावा है तो उसका लिखा होगा कि जनाब ये जो खामिद है बुरे किरदार का मालिक है, ये नशा करता है, ये करता है, फलां करता है। अगर बीवी लिखेगी तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, खामिद लिखेगा तो बीवी को बदकिरदार लिखेगा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। ये एक बहुत गलत तरीन प्रैक्टिस हमारे मुआशरे में स्टार्ट हो चुकी है। वकालत के हवाले से बाकी तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन हम वकला हज़रात भी अपना पूरा किरदार अदा करें इस पेशे को और ज़्यादा ख़राब करने में। तो आप लोगों को यहाँ से सिखाने का मकसद यही है कि जो अरसा आपका हमारे साथ 4-5 साल का यहाँ पे गुजरेगा, उसमें आप एक इस तरह के प्रैक्टिसिंग लॉयर बन के जाएँ कि जो वाक़ई रूल्स का पाबंद हो। इस प्रोफ़ेशन की जो डिग्निटी है, आपको शायद पता हो, हमारे यहाँ अभी भी आप लोग, मेरे ख़्याल में घर में कोई होगा सा अगर 3-4 बहन-भाई हैं, तो सबसे या निकम्मा होगा या किसी जगह पे उसका दाखिला नहीं हुआ होगा, मेडिकल से ड्रॉप हुआ होगा, किसी ने 1-2 बार पीएमए की कोशिश की होगी, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के धक्के खा के आया होगा। शायद ही कोई 1-2 लोग होंगे जो पहले इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर आए। पाकिस्तान में लॉ का प्रोफेशन प्रायोरिटी है ही नहीं हम लोगों की, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, घर में जो वो बच्चा जो किसी काम कर रहा होता है उसको धक्का लगा देते हैं और फिर आगे आके वो क्या करता है बोला। अगर आप यूके में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, जो उनके घर का सबसे ब्राइट बच्चा होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई जो है वो डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना नहीं होता, बल्कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो क्या बने, जाके वकील बने। तो इस प्रोफेशन में जो एक चार्म है, इस प्रोफेशन में जो ग्रेस है, आप कोशिश करें कि आप जब यहाँ से वकील बनकर निकलें तो वो सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी से वाज़ेह हो, ज़ाहिर हो, नज़र आए, और पता चले कि यार ये वो लोग हैं कि जो वाक़ई जब आए थे तो क्या थे, और अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो ये क्या बन के जा रहे हैं। ये सुनने से आपको कुछ नहीं आएगा। और इसमें इवन ये भी किया करें आप, मैंने एक छोटा मूड कोर्ट भी बनवा दिया पीछे आप सब लोगों के लिए, वो मैं कल से एक्टिव करवा देता हूँ। जब आपको टाइम मिले अपना कैमरा उठाएं, स्टैंड लगाएं, वहाँ पर आपस में एक बंदे को जज बिठाएं और उसके ऊपर आप क्या शुरू कर दें, खुद ही बहस, ताकि कॉन्फिडेंस आए। कोई सही गलत बहस, कॉन्फिडेंस आए। छोटे मोटे जो इंग्लिश और इंडियन मूवीज़ की क्लिप हैं जो कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर चीज़ें सीखें और शुरू में आप उसको ड्रामेटाइज करते जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बाकी चीज़ें खुद ब खुद क्या होती चली जाएंगी, वक्त के साथ साथ ठीक होती चली जाएंगी। यहाँ तक अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ लें, नहीं तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। कल आप लोगों की अगर फाइल्स, जिस चीज़ की फाइल मुकम्मल होगी वो कॉज लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा, और कॉज लिस्ट के अकॉर्डिंगली उसका केस जो है वो बकायदा फिर स्टेप वाइज क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा, ताकि सब लोग जो हमारे साथ हैं वो अपने अपने केस के ऊपर पूरी पूरी प्रोसीडिंग करें। ठीक।